हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो यहाँ पर हम जो डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रहे हैं उसमें आज का करंट अफेयर बूस्टर है हमारे पास। तीन मुख्य न्यूज़ है जिसमें से पहली न्यूज़ है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। अब ये योजना चर्चा में क्यों आई है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले 8 पोषण युक्त उत्पाद लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल इसलिए यहाँ पर चर्चा में रहा है। कोविड-19 के चलते यहाँ पर जन औषधि केंद्र जो इसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत खोले गए थे, वहाँ पर नए 8 पोषक युक्त आहार यहाँ पर बेचे जाएंगे। अब ये क्या है जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना है, ये कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? यहाँ पे इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाने वाला एक योजना है जो विशेष केंद्रों के माध्यम से आम लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराता है। इसकी जो शुरुआत है उसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी जो शुरुआत है वो 2008 में की गई थी तथा इसको 2015 में एक नए कलेवर के साथ वापस शुरू किया गया था। इसका जो कार्यान्वयन है वो करता है भारतीय फार्मा ब्यूरो, से आप इस तरह से लिख सकते हैं, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका संचालन है जो इनके द्वारा किया जाता है। अब इस योजना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो आप सबको ध्यान होगा फिर भी कि गुणवत्ता युक्त दवाएं पहुंचाना, उसके बाद दवाओं पर होने वाले व्यय कम करना। तीसरी बात है शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाइयों के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। यहाँ पे जो जेनेरिक दवाई है उसके बारे में शायद सब जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं। जेनेरिक दवाई पेटेंट से मुक्त होती है और इनमें सेम ही साल्ट होता है जो आपकी कंपनियों में साल्ट होता है। अब चूंकि इस पे पेटेंट शुल्क नहीं लगता है तो ये बहुत सस्ती होती है। ठीक है, तो जेनेरिक दवाइयाँ गुणवत्ता के मामले में जो हैं वो ओरिजिनल जो कंपनियों की दवाइयाँ हैं उनके समान ही होती हैं। और इस तरह से ये योजना यहाँ पे लॉन्च की गई थी। तो पहली न्यूज़ के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ है हमारे पास यूएनएससी, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक 1267 नंबर की समिति है, इसके बारे में। ये आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर भी काफ़ी चर्चा में रहा था और ये फिर से चर्चा में आया है। कारण क्या रहा है कि हाल ही में यूएनएससी ने पाकिस्तान द्वारा 2 भारतीयों को यूएनएससी के संकल्प 1267 के तहत आतंकवादी घोषित किए जाने के प्रयास को यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। इस वर्ष पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाला ये तीसरा प्रयास था। अब ये यूएनएससी 1267 समिति क्या है इसके बारे में देख लीजिए कि इस समिति को 1999 में गठित किया गया था। इस समिति को 1999 में गठित किया गया था और 11 सितंबर 2001 को जब हमले हुए थे आतंकवादी, तब इसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया था। इस समिति के दूसरे नाम भी याद रखिएगा। इस समिति को कहते हैं द ऐश, इस तरह से लिखा जाता है, हिंदी में आप इस तरह से लिखेंगे इसको, द ऐश। तथा अल-कायदा प्रतिबंध समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है, अल-कायदा प्रतिबंध समिति। अब इसके सदस्य कौन होते हैं उसके बारे में चर्चा देख लेते हैं कि इसमें जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निकाय है उसके सभी स्थायी और गैर स्थायी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू में आने के लिए, इसका ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और 1267 आतंकवादियों की यहाँ पे सूची है, इसलिए इसका जो नाम है वो यूएनएससी 1267 है। इसमें क्या है, ये एक ग्लोबल सूची है, इसमें पूरे विश्व से आतंकवादियों को यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। अब इसमें के तहत सूचिबद्ध किसी को करना हो, किसी आतंकवादी का यहाँ पे नाम जुड़ाना हो तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले प्रस्ताव पेश किया जाता है और इस प्रस्ताव के लिए पहले पूर्व नोटिस देना पड़ता है। किसी व्यक्ति, समूह या संस्था को सूचीबद्ध किए जाने अथवा नहीं किए जाने संबंधी जो निर्णय होते हैं वो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है।
प्रस्ताव के लिए सभी सदस्यों को भेजा जाता है और यदि 5 कार्य दिवसों के भीतर किसी सदस्य द्वारा आपत्ति नहीं की जाती है तो उसे पारित कर दिया जाता है और आपत्ति किए जाने पर प्रस्ताव यहाँ पे रद्द हो जाता है। समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव को तकनीकी और विचाराधीन भी यहाँ पर रखा जा सकता है। फिर भी विचाराधीन की जो लिमिट है वो 6 मंथ है। तो इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे सवाल हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर सूचीबद्ध करने के जो मानदंड हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी समिति क्या है, कब स्थापित किया गया था, इसकी संरचना क्या है और इसके तहत सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ है हमारे पास ये जो रासायनिक हथियार संबंधी सम्मेलन है उसके बारे में, क्योंकि हाल ही में अखबार में एक शब्द चर्चा में रहा था, उस शब्द का नाम था नोविचोक। तो ये जो शब्द था इसके बारे में जान लीजिए। अभी हाल ही में जर्मनी की तरफ से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि कोमा की हालात में जर्मनी की राजधानी है बर्लिन में एक अस्पताल में भर्ती रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक, उन आलोचक का नाम देख लीजिए यहाँ पे, एलेक्सेई नवलनी को जहर देने के लिए नोविचोक रसायन का इस्तेमाल किया गया। मतलब बर्लिन के अस्पताल में ये भर्ती हैं और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ये आलोचक है और वहां पर इनको जहर देने की कोशिश की गई। ये एक रासायनिक केमिकल था। तो ये नोविचोक क्या पहली बार यूज हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसे पहले भी यूज किया जा सका है। 1970 और 80 के दशक में इसको सोवियत संघ ने ही विकसित किया था। ठीक है, सोवियत यूनियन ने इसको विकसित किया था और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उस शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है नोविचोक का न्यू कमर। ठीक है, या इसे आप कहेंगे नवागंतुक। अब ये जो एजेंट है ये जहरीली गैसों की तुलना में 10 गुना अधिक घातक है। अब यहाँ पर ये विवाद का विषय इसलिए आ गया कि इस तरह के जो हथियार थे वो बैन कर दिए गए थे जो केमिकल वेपन कन्वेंशन हुई थी उसके तहत, केमिकल वेपन कन्वेंशन के तहत, और ये कन्वेंशन हुई थी 1997 में। तो यहाँ पर इसके तहत पूरे विश्व में रासायनिक हथियारों को प्रतिबंध कर दिया गया था। अब नोविचोक को रासायनिक हथियार अभी समय के नियंत्रित पदार्थों की सूची में 2019 में जोड़ा गया था। मतलब इसे 2019 में ही जोड़ा गया था और इस सूची को 1990 में लास्ट बार अपडेट किया गया था और उसके बाद इसको 2019 में ही अपडेट किया गया है। 2019 में ही जोड़ा था, फिर इसका 2020 में प्रयोग हो जाता है। अब ये जो रासायनिक हथियार अभी समय है ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो ये केमिकल वेपन कन्वेंशन है, केमिकल वेपन कन्वेंशन, इसमें जान लीजिए कि ये रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा लागू किया गया है। OPCW एक संगठन है और इसने बनाई है केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, इसे OPCW को 2013 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड की राजधानी हैग में है। ठीक है, इसके बाद देखिए CWC में सभी राष्ट्र शामिल होते हैं और वर्तमान समय में यहाँ पर 193 देश इसके सदस्य हैं। इजराइल ने भी इस पे हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं पर इसने अभी तक संधि की पुष्टि नहीं की है। और इसके अलावा जो 3 देश हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया है वो हैं मिस्र, उत्तर कोरिया, ये उत्तर कोरिया तो लगभग किसी भी संधि से नहीं जुड़ा हुआ है जो शांति से रिलेटेड है, और दक्षिण सूडान। तो ये 3 देश हैं जो अभी तक इस पे सिग्नेटरी नहीं है। अभी इस CWC के अंदर जो इन्होंने कानून बनाए हैं उसके तहत इन्होंने क्या किया है, रासायनिक हथियारों का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना ये सब बैन है। इसके अलावा इनका हस्तांतरण करना भी बैन है और इनका उपयोग, सैन्य उपयोग भी वर्जित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये युद्ध की एक विधि के रूप में, ये दंगा नियंत्रक एजेंट के रूप में जरूर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से ये पॉइंट है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के डेली करंट अफेयर बूस्टर में इतनी बात, नेक्स्ट बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।